तो आज चर्चा करेंगे मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं, डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ चिकित्सक है। रजनी जी, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि आखिर मंकी पॉक्स है क्या, ये किस तरह की बीमारी है और क्या कुछ इसके सिम्टम्स हैं? जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज मतलब ऐसी बीमारी जो एनिमल्स से हमें ट्रांसमिट होती है। यूजली ये एनिमल्स में पाई जाती है, जैसे कि मंकीज या स्क्विरल मतलब गिलहरी या कुछ जंगली चूहे की जो प्रजाति है उसमें पाई जाती है। मेनली ये अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, सेंट्रल अफ्रीका या वेस्ट अफ्रीका, वहां पे बीच बीच में इसके केसेस देखने को मिलते रहते हैं। तो चूंकि ये बेसिकली जानवरों की बीमारी है, तो जानवरों में सर्कुलेट होती रहती है, और कभी कभी जब इंसानों का जानवरों से कांटेक्ट होता है तो इंसानों में इसके फोकल आउटब्रेक्स होते हैं। ये एक वायरस के द्वारा होती है जिसे हम लोग मंकी पॉक्स वायरस कहते हैं। मंकी पॉक्स वायरस जो है वो स्मॉल पॉक्स वायरस से काफी मिलता जुलता और उसी परिवार का सदस्य है। हालांकि मंकी पॉक्स स्मॉल पॉक्स से थोड़ी सी कम गंभीर बीमारी है, उतनी ज्यादा खतरनाक या उतनी ज्यादा गंभीर नहीं जितनी की स्मॉल पॉक्स होती है। तो यूजली हमारे कई बार ऐसे आउटब्रेक्स पहले भी देखने को मिले हैं कि जब एनिमल टू ह्यूमन कांटेक्ट होता है तो ये वायरस उन जानवरों से ह्यूमंस में जंप कर जाता है और ह्यूमंस पर डिजीज प्रोड्यूस करता है। लेकिन अभी जो आउटब्रेक है ये थोड़ा सा पहले से ज्यादा है, और चूंकि 12 से 14 देशों में ये केसेस देखने को मिल रहे हैं, तो इसको लेके इस बारे में चिंता जताई जा रही है और WHO भी अलर्ट हो गया है। बट लकीली अभी तक हमारे देश में इसके केसेस नहीं आए हैं, तो हमें बस एक प्रिपेयर्ड रहना होगा, इसके लिए स्क्रीन करना होगा। बट अभी ऐसा पैनिक करने की कंडीशन नहीं। ठीक है। अभी तक भारत में इसका एक भी केस देखने को नहीं मिला है, लेकिन डॉक्टर रजनीश, जो यात्रा है, आवाजाही है, वो बाहर के देशों से लगातार जारी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो क्या कुछ इसके शुरुआती सिम्टम्स हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति में वो सिम्टम्स पाए जाते हैं तो वो तत्काल जाके अस्पताल में या फिर डॉक्टर से परामर्श करे? जी देखिए, हेलो जी सर, बात पूरी कीजिए। हाँ, इस डिजीज के 2 स्टेजेस होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें पेशेंट्स को बुखार आता है, शरीर में काफी दर्द होगा, बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगी, गिल्टियां निकलती हैं जैसे हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, तो गिल्टियां गले में या हाथों में इस जगह आ सकती हैं और बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है। तो जैसे पहले शुरू के 2-3 दिन ये सब समस्या रहेंगी। जब जब फीवर कम होने लगेगा 3-4 दिन 5 दिन के बाद, इसके बाद इसके जो है वो लीजन्स आने लगते हैं, जो स्मॉल पॉक्स जैसे लीजन होते हैं जिनमें अंदर पानी भरे हुए छाले टाइप के जो निकलते हैं। सबसे पहले वो फेस पे शुरू होते हैं। तो स्मॉल पॉक्स से डिफरेंशिएट करने का 2 मेन इसमें तरीका है। एक तो ये है कि स्मॉल पॉक्स में गिल्टियां नहीं बनती गले में या हाथों में, लेकिन इस बीमारी में गिल्टियां ज्यादा बनती हैं। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं जैसे कि फीवर, शरीर में दर्द, साथ में गिल्टियां बन रही है और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद छाले बन रहे हैं पानी वाले, तो ये मंकी पॉक्स होने के ज्यादा चांसेस। तो ये छाले भी इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पहले चेहरे पे आने शुरू होते हैं। 95% मरीजों को चेहरे पे छाले होते हैं और उसके बाद फिर वो हाथों में यूजली होते हैं। बॉडी के पार्ट्स में यहाँ नहीं होंगे, सीने में, पेट में यहाँ कम होंगे, मेनली चेहरे पर और हाथों में छाले होंगे। तो ये सेकेंड स्टेज होती है। फिर धीरे धीरे वो छाले अपने आप सूखते हैं और अपने आप वो स्किन हील हो जाती है। 2 से 4 हफ्तों में कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। फैटेलिटी या मतलब मॉर्टेलिटी या मृत्यु रेयर है। मैक्सिमम 3 से 5% पेशेंट ही ऐसे होते हैं जिनमें आगे कॉम्प्लिकेशन या मृत्यु होती है। ज्यादातर मरीज 95-96% पेशेंट अपने आप 2 से 4 हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये ज्यादा खतरनाक बीमारी से नहीं कहा जा सकता है। अगर भारत में इस तरह के केस सामने आते भी है तो सामान्य दवाइयों के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके फैलने की हम बात करें तो ये कितनी तेजी से फैलता है अगर कोरोना से इसको कंपेयर किया जाए, क्योंकि कोरोना के फिर अलग अलग वेरिएंट आए और उसके बाद में वो काफी तेजी से फैला, तो क्या ये भी उतनी ही तीव्रता से फैलता है? जी देखिए, कोरोना के मुकाबले काफी कम इन्फेक्शियस है, काफी उससे कम तेजी से फैलता है। मेनली ये प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट से फैलता है, मतलब आपको मरीज के साथ लंबा कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे जो लोग मरीज की देखभाल कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, नर्सेज हैं या स्टाफ है, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ, तो जो लोग या उनके फैमिली वाले जो मरीज से लंबे समय तक कांटेक्ट में हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मरीज के जो सेक्रीशंस हैं जैसे रेस्पिरेटरी सेक्रीशंस, उसको खांसी आ रही है, उसके आप क्लोज कांटेक्ट में आ गए। या तीसरा एक और तरीका है कि मरीज को छाले निकले हुए हैं और मरीज की जो बेडिंग है, चद्दर या गद्दे, आप उसके कांटेक्ट में आ गए। ये 2-3 तरीके हैं जिनसे फैल सकता है। बट इसकी इन्फेक्शियसनेस कंपेयर टू कोरोना बहुत कम है। लंबा कांटेक्ट चाहिए होता है, इतना कॉमन नहीं है।
एक और रेयर तरीका है सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी। ये भी बहुत सारे होमोसेक्सुअल लोगों में भी जो रिसेंट अभी आ रहा है तो उसके थ्रू भी फैलता है। तो मेनली या तो आपकी स्किन ब्रोकन हो उसके थ्रू आपको कांटेक्ट हो रहा हो, या म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि आईज हो गए या ओरल मुंह हो गया, या और भी कहीं म्यूकोसल कांटेक्ट, या फिर पेशेंट के इन्फेक्टेड जो कपड़े हैं या बेडिंग्स है उसके थ्रू आपका कांटेक्ट। तो इन 2-3 तरीकों से फैलता है, बट इन्फेक्शन की कोविड से काफी कम। ठीक है डॉक्टर श्रीवास्तव, हम जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं वो एक तरह से स्किन बीमारी देखकर लगता है। तो अगर इस हम बीमारी की बात करें तो क्या ये त्वचा के अलावा भी क्या शरीर के और भी कई सारे अंगों पर प्रभावशील साबित होता है, और कौन कौन से इसे जो सामान्य तौर पर हम बात करें मनुष्य की, तो कहां पर ये सबसे ज्यादा हानिकारक साबित होता है? क्या ये सिर्फ चिकन पॉक्स की तरह ही सिर्फ त्वचा पर ही असर डालता है? जी, ये और जगह भी अफेक्ट करता है। जैसे आपने बोला कि इसमें गिल्टियां भी बनती हैं, लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड्स भी बनते हैं, तो इसमें जगह जगह शरीर में सूजन आ सकती है इसके साथ ही। और कुछ पेशेंट्स में जब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिन मरीजों में इम्यूनिटी कम है, जैसे मान लीजिए कि जिनको गंभीर बीमारियां पहले से है, या छोटे बच्चे या प्रेग्नेंट महिलाएं जिनके अंदर इम्यूनिटी कम है, उनमें ये बीमारी आगे बढ़ सकती है। तो इसमें कई और चीजें हो सकती है, जैसे कि सेकेंडरी इन्फेक्शंस, मतलब जब वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसके ऊपर से इम्यूनिटी कम होने की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, निमोनिया हो सकता है, या लंग के और भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो ये फेफड़ों पे भी प्रभाव आगे चल के डाल सकता है, जिसकी वजह से 3 से 5% पेशेंट्स में ऐसा होता है कि मोर्टेलिटी भी हो सकती है। बट ये उतनी कॉमन नहीं है जितनी कि कोविड या और बीमारी में होती है। यूजली 95 to 96% पेशेंट में और लक्षण नहीं आते, जस्ट स्किन के ही लीजन होके अपने आप को धीरे धीरे 2 से 4 हफ्ते में सूख जाते हैं। ठीक है, और संक्रमण के अगर फैलाव की हम बात करें, प्रसार की बात करें, तो ये किस तरह से फैलता है, और साथ ही क्या कुछ बचाव करके इस संक्रमण से बचा जा सकता है? जी, फैलने के वही 3 या 4 मेथड है मेनली, कि अगर मरीज है और आपका उससे प्रोलॉन्ग कांटेक्ट हो रहा है, लंबा कांटेक्ट हो रहा है, जैसे कि आप उसके परिवार के सदस्य हैं आइदर, या आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, हेल्थ केयर पर्सनल हैं, नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ है, ये इन लोगों को ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है। तो अगर पेशेंट्स के आप स्किन लीजन्स के संपर्क में आ रहे हैं और आपके स्किन में कहीं कट है तो वहां से आपके थ्रू जा सकता है। आपके म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि आईज, ईयर्स या नोज या माउथ, इन सब के थ्रू जा सकता है। रेस्पिरेटरी सेक्रेशन जैसे पेशेंट का जो खांस रहा है और उससे आपको क्लोज कांटेक्ट है, बहुत ही क्लोज कांटेक्ट, तो उससे जा सकता है। या पेशेंट की बेडिंग, क्लॉथिंग, चद्दर, कपड़े इस तरह के, उससे आप क्लोज कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उससे जा सकता है। ये मेन मेथड है बचाव के लिए। सबसे पहले तो एज अ कंट्री हम लोग को जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको स्क्रीन करना चाहिए। वो आई थिंक वो शुरू हो चुका है एयरपोर्ट्स पे। कोई भी पेशेंट जिनको बुखार आ रहा है या जो सिक लग रहे हैं या जिनको शुरुआती लक्षण आ रहे हैं उनको आइसोलेट करना चाहिए, वो उस लेवल पे है। बाकी अगर कंट्री के अंदर लोगों को हो रहा है तो बेस्ट है कि वो ऐसे लक्षण आते ही अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि अगर एक बार आउटब्रेक शुरू हो जाता है तो इन चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर शुरुआत में ही लोग आइसोलेट करना शुरू कर देंगे तो ये इतनी बड़ी समस्या बनेगी ही नहीं। और अगर आपको फिर भी समस्याएं बनी रहती है तो अपने डॉक्टर संपर्क करें और जल्दी जल्दी मेडिकल केयर लें। लेकिन डॉक्टर रजनीश, मामूली सी भी बीमारी में अगर समय पर इलाज ना मिल पाए तो वो आगे जाके कहीं ना कहीं घातक साबित होती है। तो क्या इस बीमारी में भी कुछ इसी तरह की कंडीशंस बन सकती हैं कि अगर मरीज समय रहते इलाज नहीं कराता है तो आगे जाके वो उसके जीवन पर भी एक तरह से कहें कि काफी ज्यादा प्रभाव तो डालती है ये बीमारी, और कितनी ज्यादा बढ़ सकती है? जी, वही है कि 3 to 6% पेशेंट्स में लगभग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें कि मृत्यु भी हो सकती है। ज्यादातर पेशेंट्स के तो घाव खुद से बढ़ जाते हैं 2 से 4 हफ्ते में। स्किन के लीजन पहले वो बनेंगे, फिर धीरे धीरे वो खुद ही सूख के और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ पेशेंट्स स्पेशली जिनमें इम्यूनिटी कम है उनमें बीमारी आगे बढ़ सकती है, उनमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उनमें निमोनिया हो सकता है, उनको सांस की दिक्कतें आ सकती हैं और आगे और भी गंभीर चीजें हो सकती हैं। तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं, बट ये इतनी कॉमन नहीं है और इतनी बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन भी इसका थोड़ा कम है बाकी कोविड से, और इसकी जो सीरियसनेस है, मतलब इसकी जो मॉर्टेलिटी है और केस फैटेलिटी है वो भी कम है कंपेयर टू स्मॉल पॉक्स। ठीक है,
वाकई में इसकी जो मृत्यु दर है वो 10% अभी तक बताई जा रही है, यानी कि इसमें अगर समय पर इलाज मिलता है तो आसानी से जान बचाई जा सकती है मरीज की। हालांकि भारत में अभी तक एक भी मरीज सामने नहीं आया, लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स ये दावा कर चुके हैं कि अगर भारत में मरीज पाया जाता है तो ये काफी ज्यादा तेजी से अपने पैर पसारेगा। तो क्या कुछ ऐसी स्थिति आप भारत में भी बनती हुई देख रहे हैं? जी, क्योंकि जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, क्लोज कांटेक्ट बहुत हैं, तो जो भी हमारे यहाँ आप देखेंगे कि इंडिया में जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है वो बहुत तेजी से फैलती है, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा, लोग क्लोज स्पेसेस में रहते हैं। तो अगर यहाँ पे आउटब्रेक होता है तो निश्चित रूप से बाहर के देशों की अपेक्षा जहाँ पे इतना पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, इंडिया में फैलने की संभावना उससे ज्यादा है। दूसरी चीज, जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो काफी हद तक 85% प्रोटेक्शन मंकी पॉक्स से देती है, बट स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन भी पूरे बुजुर्ग जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं 1980 के पहले के, उनको लगी हुई है। जो 1980 के बाद पैदा हुए उनको वैक्सीनेट भी नहीं है, तो इसके प्रति इम्यूनिटी भी कुछ खास नहीं है हमारे अंदर। तो इम्यूनिटी का कम होना प्लस डेंस पॉपुलेशन डेंसिटी होना और क्लोज कॉन्टैक्ट होना, हमारे यहाँ त्योहार भी आते रहते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो क्लोज कांटेक्ट होते रहते हैं। तो अगर इंडिया में आउटब्रेक होता है तो बाहर के देशों की अपेक्षा यहाँ पे केसेस ज्यादा होंगे, ऐसा ठीक है। लेकिन डॉक्टर रजनी, जैसे कि आपने कहा कि कम इम्यूनिटी होना कहीं ना कहीं इस संक्रमण को आमंत्रित कर सकती है, और ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों पर इसका जो प्रभाव है वो कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चों में और बुजुर्गों में इम्यूनिटी कम होती है। तो क्या ये दो आयु वर्ग के लिए इसका बचाव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, या फिर ऐसे लोगों के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? जी बिल्कुल, इन लोगों को तो ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि चूंकि इंडिया में कोई केस नहीं है तो अभी डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आउटब्रेक शुरू होता है हमारे देश में और केसेस फैलते हैं तो बच्चों, बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं को और ऐसे लोगों को जिनको पहले से गंभीर बीमारियां हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनको इससे बचाव करना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा आम जनता के अपेक्षा, क्योंकि उनमें कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज्यादा होते हैं आम जनता से, उनमें गंभीर चीजें या इस बीमारी को बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। तो अगर आपके घर में ऐसे लोग हैं और आपको लक्षण आ रहे हैं तो बेस्ट है कि हम अपने आप को पहले ही आइसोलेट कर दें, जिससे हमसे दूसरे लोगों को ना फैल सके। तो आइसोलेशन पहला स्टेप है जो कि इसको सबसे ज्यादा फैलने से रोक सकता है। और उससे भी पहले जो बाहर से फॉरेन ट्रेवल हो रहा है उनको एयरपोर्ट में स्क्रीन करना और वहां आइसोलेट करना वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे देश में केसेस नहीं है, तो जो भी केसेस अभी आएंगे वो हमारे सब बाहर से ही आएंगे। तो एयर ट्रेवल और जो भी बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं उनको स्क्रीन करना, और अगर यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं तो उनको भी सबसे पहले आइसोलेट होना, ये दो मेन तरीके होंगे जिससे हम इससे बच सकते। ठीक है। लेकिन डॉक्टर रजनीश, जब भी कोई जानवरों से बीमारी इंसान तक पहुंचती है तो उस जानवर से बचने की सलाह दी जाती है, तो क्या ऐसी स्थिति आप इस संक्रमण में भी देख रहे हैं? क्या अब जरूरी है कि बंदरों से भी दूर रहा जाए? हालांकि भारत में अभी तक ये पहुंचा नहीं, क्या ये संभावना कि बंदरों से किसी व्यक्ति में हो सकती है? अभी ऐसे स्टेज नहीं है कि हम बंदरों को अवॉइड करें। हाँ, अगर बंदर आपको बीमार लगता है या कोई रोडेंट्स मतलब गिलहरी या चूहा जंगली ऐसा आपको मिलता है जो कि आपको बीमार लग रहा है, मतलब वो लेथार्जिक है, मूव नहीं कर रहा है या मरा हुआ पड़ा हुआ है, रोड पे आप जा रहे हैं या उसके शरीर में कुछ आपको ऐसे रैशेस दिख रहे हैं, तो उनके क्लोज कांटेक्ट में ना जाएं, प्रिवेंटिव स्टेप रहेगा। हालांकि इंडिया में ये एंडेमिक नहीं है, इंडिया में ऐसे मतलब रिजर्वायर्स नहीं है और यहाँ के एनिमल्स में डिजीज नहीं है। मेनली इसके फैलने कारण जो ज्यादा बड़ा कारण है वो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, जैसे बहुत सारे इलीगल ट्रेड्स होते हैं, जंगली जानवरों को लोग पकड़ के इधर उधर बेचते हैं, चाहे उनके मीट के लिए या उनके प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे स्किन या नेल्स, और ह्यूमन टू एनिमल जो इलीगल कांटेक्ट बढ़ रहा है वो मेन कारण है। बट इंडिया में जो हमारे पास नेचुरल रिजर्वायर्स है उसमें अभी ये डिजीज एंडेमिक नहीं है, तो इतना परेशान की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई सिक एनिमल लगता है, कोई डाइंग एनिमल है या उसको फीवर है या रैशेज आ रहे हैं या वो एकदम लेथार्जिक है, तो उससे दूर रहना बेटर। ठीक है। लेकिन डॉक्टर श्रीवास्तव, अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये बीमारी को लेकर भारत का मेडिकल डिपार्टमेंट की रिसर्च कहां तक पहुंची है? क्योंकि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, यानी कि सरकार काफी ज्यादा इस बीमारी को लेकर अलर्ट है। मेडिकल डिपार्टमेंट कितना ज्यादा तैयार है? जी, इस बारे में गाइडलाइंस आ गई हैं, इस बारे में तैयारियां हो रही है। एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग के लिए शुरू किया जा रहा है
लोगों को स्क्रीन किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर ये डिजीज फैलती है तो हमें इसकी वैक्सीन की भी नीड होगी। तो जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वही इसके प्रति भी सेंसिटिव है, तो हमें स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन इकट्ठा करना होगा। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आइसोलेशन जो हमने कोविड में किया था, सक्सेसफुली किया था, वो सारे मेथड्स फिर से लाने होंगे। अब कोविड को लेके चूंकि हेल्थ केयर काफी एक्टिव हो चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर एक डेवलप हो चुका है और हमें एक एक्सपीरियंस अच्छा आ चुका है कि हम कोविड को कैसे डील करें, तो आई थिंक इससे डील करना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। एयरपोर्ट स्क्रीनिंग, वैक्सीनेशन और जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन, ये बेसिक मेजर्स करने से ही हम इस पे कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन डॉक्टर श्रीवास्तव, कोरोना का जो एक भयावह दौर था वो हम सब ने देखा और उसके बाद में कई सारे लोगों की जान भी गई थी। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, क्या मेडिकल डिपार्टमेंट इतना तैयार है कि अगर ये बीमारी भारत में अपने पैर पसारती है तो इसे आसानी से टैकल किया जा सके? देखिए, ये बीमारी उतना बड़ा रूप कभी भी नहीं लेगी, क्योंकि दो मेन डिफरेंस जो कोरोना और मंकी पॉक्स में है वो ये है कि इसकी ट्रांसमिशन इतनी आसान नहीं है। कोविड जितनी जल्दी फैलता है उतनी जल्दी मंकी पॉक्स नहीं फैलता, तो कभी भी इतनी फास्ट ट्रांसमिशन नहीं होगा कि एक साथ करोड़ों लोग इन्फेक्ट हो जाए। दूसरा, अगर इन्फेक्ट होते भी हैं तो इसकी जो मोर्टेलिटी है, मतलब सीरियसनेस है, इस बीमारी से मरने वालों की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। तो मतलब ये बीमारी उतनी गंभीर भी नहीं है जितनी कोविड या जितनी स्मॉल पॉक्स होती थी। तो ऐसी स्टेज आने की उम्मीद नहीं है कि अचानक से इतना ओवरबर्डन हो जाए और इतनी मोर्टेलिटी होने लगे। हाँ, हमें तैयार तो रहना पड़ेगा, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन रखना होगा और उसको सुदृढ़ करना होगा। तो कोविड के बाद लकीली इस दिशा में काफी काम हुआ है और लोग हेल्थ केयर डिपार्टमेंट थोड़ा बेटर प्रिपेयर्ड है पहले के प्रति, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहले से थोड़ा बेटर हुआ है। तो आई थिंक हम इसको टैकल कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन संक्रमण में हमेशा ही ये देखा जाता है कि संक्रमण अपना रूप बदलता रहता है। खास करके कोरोना के वक्त हमने ये देखा, ये भी एक तरह का संक्रमण है। तो जो 1958 में देखा गया था, क्या ये वही वेरिएंट है या इसमें भी समय समय पर बदलाव होते रहते हैं? बेसिकली इसके दो वेरिएंट आते हैं मंकी पॉक्स के, एक सेंट्रल अफ्रीकन वेरिएंट, एक वेस्ट अफ्रीकन वेरिएंट, दो वेरिएंट होते हैं। तो अभी कौन सा वेरिएंट फैल रहा है इस बारे में तो आई थिंक कोई खास डाटा नहीं है, लेकिन उसके बाद कोई नए वेरिएंट्स अभी नहीं आए हैं। वेरिएंट्स तब बनते हैं जब उसका ट्रांसमिशन ज्यादा हो और खूब सारे मल्टीप्लाई करे। तो एट प्रेजेंट तो दो ही वेरिएंट जो नोन है वो यही सेंट्रल अफ्रीकन और वेस्ट अफ्रीकन वेरिएंट है। इन फ्यूचर में भी नए नए वेरिएंट है। और डॉक्टर रजनीश, बीमारियों को लेकर अक्सर कहा जाता है कि इलाज से बचाव काफी ज्यादा बेहतर होता है, तो ऐसे में जाते जाते क्या आप सलाह, क्या एडवाइस हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इलाज से बचाव बेहतर है। अगर हम इस बीमारी को इनिशियल स्टेज में ही कंट्रोल कर लेंगे तो बेटर है, बजाय इसके कि बीमारी काफी आगे फैल जाए और उसके बाद फिर इतनी सारी केओस और प्रॉब्लम्स डेवलप हो। तो बचाव करना ही बेसिक स्टेप है। अभी हमारे देश में चूंकि केस नहीं है, तो जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको खुद से भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनको फीवर हो रहा है या उनको ऐसे कोई लक्षण आ रहे हैं या वो ऐसे एरिया से आ रहे हैं जहां बीमारी फैली है, तो उनको स्वयं ही अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। सरकार को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग करें और ऐसे लोगों को आइसोलेट करें कम से कम 2 से 3 हफ्ते के लिए। उसके बाद भी अगर हमारे देश में केसेस आते हैं, आपको स्वयं ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो आपको अपने आप को ही आइसोलेट करना चाहिए। स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे या बूढ़े लोग या लो इम्यूनिटी वाले लोग रह रहे हैं, तो जितना हम आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ये चीजें करेंगे उतना ही इस बीमारी को आगे फैलने से रोकेंगे। बेसिक मेजर्स वही रहेंगे जो कोविड में रहे थे, अर्ली आइसोलेशन एंड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, उसी से हम इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन सरकार द्वारा अभी भी कई सारे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्या इतने सफिशिएंट हैं या कुछ और भी आप बदलाव चाहते हैं जिसके जरिए इस संक्रमण को रोका जा सकता है? देखिए, दिशा निर्देश तो हमेशा सफिशिएंट रहते हैं, समस्या आती है उसके पालन में, तो वो हमें अपने स्तर पे लाना होगा। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस आती है वो तो हमेशा समय समय पर टाइमली आती ही रहती है, बट उनके पालन में कहीं ना कहीं आम जनता लापरवाही करती है, इस वजह से समस्या आती है। तो दिशा निर्देशों को पालन करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जनता भी अवेयर हो और अपने स्तर पर भी कोशिश करे ताकि इस तरह की गंभीर संक्रमण से बचाव किया जा सके। हालांकि भारत में नहीं है कोई भी केस, लेकिन कोशिश यही है कि भारत तक ये ना पहुंचे। हमारे साथ में जुड़ने के लिए डॉक्टर रजनीश, आपका बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।